नमस्कार। इंडियन प्रेस हाउस पर आप देख रहे हैं शाम का बड़ा बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। आज के बुलेटिन की शुरुआत भारतीय राजनीति और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े अपडेट्स के साथ। एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने फिर से ये बहस तेज कर दी है कि पीएम मोदी के बाद भाजपा का चेहरा कौन होगा और जेपी नड्डा के बाद अध्यक्ष कौन। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में महायुति के अंदर चल रहे तनाव के बीच भाजपा शिंदे सेना एनसीपी ने नगर निगम चुनाव के लिए नया फॉर्मूला फाइनल कर लिया है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार, क्या गठबंधन में वाकई सब ठीक है। और उधर गोवा नाइट क्लब ट्रेजेडी के बाद नए साल के पार्टी सीजन से पहले राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्लब, रेस्टोरेंट्स और नाइट लाइफ स्पॉट्स में फायर क्रैकर्स और पायरो इफेक्ट्स पर सख्त पाबंदी लगा दी है। तो आज का बुलेटिन नेतृत्व की बड़ी बहस, महायुति की सियासी खींचतान और गोवा में नए साल से पहले सुरक्षा पर हाई अलर्ट। शुरू करते हैं पहली खबर से। पीएम मोदी के बाद भाजपा का चेहरा कौन और जेपी नड्डा के बाद अध्यक्ष कौन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान ने भाजपा के अंदर बड़े सवालों को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। क्या 75 की उम्र के बाद नेता रिटायर होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। चेन्नई में आयोजित आरएसएस 100 इयर्स सागा ऑफ आरएसएस एनविजनिंग द वे फॉरवर्ड कार्यक्रम में जब भागवत से पूछा गया पीएम मोदी के बाद कौन, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये सवाल मेरे क्षेत्र में नहीं आता, पीएम मोदी और भाजपा ही तय करेंगे ये। यानी आरएसएस ने खुद को इस बहस से पूरी तरह अलग कर लिया है। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि 4 महीनों में दूसरी बार यह है जब भागवत ने 75 वर्ष के नियम और उत्तराधिकारी पर टिप्पणी करने से इनकार किया हो। अब सवाल यह है कि 75 की उम्र पर बहस क्यों, इतिहास क्या कहता है। 17 सितंबर 2025 को पीएम मोदी के 75 वर्ष के होने के साथ ही फिर वही पुराना सवाल उठने लगा। भाजपा में 75 प्लस के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि भाजपा संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। पीएम मोदी 75 पर रिटायर नहीं होंगे और आगे भी देश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन इतिहास कहता है कि 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कई वरिष्ठ नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया। अनौपचारिक रूप से कहा गया कि 75 प्लस नेता अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। आनंदीबेन पटेल का 2016 में इस्तीफा, येडियुरप्पा का पद छोड़ना, सबको इसी कथित नियम से जोड़ा गया। हालांकि भाजपा ने इसे कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। आनंदीबेन पटेल ने साल 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तब उन्होंने कहा था, मैं नवंबर में 75 साल की होने जा रही हूँ। बीएस येडियुरप्पा ने भी जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद छोड़ा तब उनकी उम्र 78 साल थी। लेकिन आज आरएसएस प्रमुख खुद कह रहे हैं कि ना मैंने 75 की उम्र का नियम कहा, ना आरएसएस ऐसी कोई सीमा तय करता है। यानी पार्टी और आरएसएस दोनों ही 75 रिटायरमेंट लाइन से दूरी बना रहे हैं। अब बड़ा सवाल, पीएम मोदी के बाद भाजपा का नेतृत्व कौन करेगा। भागवत का बयान ये संकेत तो देता है कि उत्तराधिकारी का फैसला पूरी तरह भाजपा नेतृत्व के हाथ में है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में संभावना वही है कि अगर पीएम मोदी के बाद कोई चेहरा आया तो वो उन्हीं का चुना हुआ होगा। नामों को लेकर अक्सर चर्चा रहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन फिलहाल कुछ भी अधिकारी। और अब दूसरा बड़ा सवाल कि जेपी नड्डा के बाद भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। भाजपा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यहाँ भी पार्टी में तेज हलचल, क्योंकि 2026 की शुरुआत में बड़े चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी। जानकारी के मुताबिक मकर संक्रांति के आसपास नया अध्यक्ष तय किया जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े, निर्मला सीतारमन के नामों को लेकर चर्चा भी तेज है। ये भी ध्यान देने की बात है कि ओबीसी नेताओं का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो भाजपा की चुनावी रणनीति की तरफ इशारा करता है। आरएसएस प्रमुख ने भले ही यह कहकर विषय को भाजपा पर छोड़ दिया हो कि पीएम मोदी के बाद कौन है ये वही तय करेंगे, लेकिन इस बयान ने नेतृत्व की बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। और इसी बीच अब पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर भी नजरें टिक गई है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद नेतृत्व और जेपी नड्डा के बाद अध्यक्ष, यानी भाजपा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण 2 पद आने वाले वक्त में कौन संभालेगा, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। तनाव के बीच महायुति का नया फॉर्मूला। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा शिंदे सेना एनसीपी की बड़ी रणनीति तैयार।
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले महायुति गठबंधन ने अपना रोड मैप लगभग तैयार कर लिया है। हालांकि पिछले एक महीने में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान भाजपा और शिंदे सेना के बीच खुला टकराव, कई जिलों में अलग अलग लड़ेंगे जैसे बयान और कार्यकर्ताओं के बीच सीधी भिड़ंत और एक दूसरे के नेताओं को अपने पाले में ले जाने का आरोप, गठबंधन में गहरा तनाव पैदा हो गया था इन सब के बीच। लेकिन अब इन तनाव के बीच दावा यह है कि सब कुछ ठीक हो गया है, महायुति एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। अब जानिए कि ये नया फॉर्मूला क्या है, कहां साथ कहां अलग। जानकारी के मुताबिक महायुति के लिए बड़ा समझौता हो गया है। मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नासिक, नागपुर, इन सभी नगर निगमों में भाजपा और शिंदे सेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भाजपा और एनसीपी अलग अलग मैदान में होंगे। कारण साफ है, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में दोनों दलों की ताकत लगभग बरकरार है। कार्यकर्ताओं को ज्यादा मौका मिलेगा और विपक्ष को सीधी चुनौती। भाजपा इस बार उम्मीदवारों का पूरा पैटर्न बदलने पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक कई जगह एमएलए, एमपी और बाहरी इंचार्ज ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में खुलकर मनमानी की थी। इसे रोकने के लिए एक प्लान है। जिन वार्डों में भाजपा की जीत पक्की है, वहां युवा और वफादार चेहरों को टिकट दिया जाएगा। जहां जीत संभव है लेकिन गारंटी नहीं, वहां दूसरी पार्टियों के प्रभावी चेहरे या बड़े सामाजिक पहचान वाले लोगों को मौका दिया जा सकता है। गठबंधन तनाव को देखते हुए अगर कोई सहयोगी नेता खिलाफ बोलता है तो कार्यकर्ताओं को प्रतिक्रिया न देने का निर्देश भी दिया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ये तरीका सफल रहा तो महाविकास अघाड़ी को कई अहम वार्डों में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन क्या तनाव वाकई खत्म हो चुका है? फडणवीस शिंदे इक्वेशन को लेकर सवाल अभी भी बाकी है। स्थानीय चुनाव में तनाव सिर्फ दिखा ही नहीं है, बढ़ा भी है। शिंदे गुट के नेताओं के आरोप, कई जिलों में शिंदे सेना कार्यकर्ताओं ने टिकट न मिलने पर खुलकर विरोध किया। खुद फडणवीस ने अनुशासन पर कड़ी टिप्पणी की। फडणवीस का लंका जलाने वाला बयान भी सामने आया था। अब महाराष्ट्र रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले और महायुति का दावा है कि सब कुछ सुलझ चुका है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल यह है कि क्या सच में तनाव खत्म हो चुका है या चुनाव करीब आते ही ये सिर्फ मैनेज किया जा रहा है। आने वाले हफ्तों में ही पता चल पाएगा कि महायुति में सब कुछ ठीक है या फिर विवाद की नई पुर्तें खुलने वाली है। नए साल का जश्न करीब है लेकिन गोवा अभी उस दर्दनाक आग हादसे से उभर नहीं पा रहा है जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। इसी भयानक ट्रेजेडी के बाद अब सरकार ने राज्य भर के क्लब और रेस्टोरेंट्स में सुरक्षा को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं। न्यू ईयर ईव से पहले ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि साल के इस समय गोवा में टूरिस्ट काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं। गोवा सरकार ने आदेश जारी कर सभी नाइट क्लब, रेस्टोरेंट्स, पब, होटल, रिजॉर्ट, बैंक्वेट हॉल और निजी कार्यक्रम स्थलों पर किसी भी तरह के फायरवर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक फायर, स्पार्कलर्स और सभी प्रकार के पायरो इफेक्ट्स पर 7 दिनों की सख्त पाबंदी लगा दी है। सरकार के मुताबिक हाल के महीनों में इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स, फ्लोर थ्रोअर्स, स्मोक जनरेटर्स और हाई इंटेंसिटी स्पार्कलर इफेक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ा है जो सीधे तौर पर आग लगने के खतरे को बढ़ाता है। जिस ब्रिज बाय रोमियो लेन क्लब में यह हादसा हुआ वहां काफी वायरल एक वीडियो भी हुआ था जिसमें देखा गया था कि परफॉर्मेंस के दौरान लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक फायरवर्क्स लकड़ी की छत से टकराए। एफआईआर में क्लब के मालिक, पार्टनर्स और इवेंट मैनेजर्स पर कल्पेबल होमिसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। एफआईआर के मुताबिक क्लब में ना तो सही फायर सेफ्टी इक्विपमेंट थे, ना ही ग्राउंड फ्लोर और डेक फ्लोर पर कोई इमरजेंसी एग्जिट। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि कोई भी पायरो इफेक्ट सिर्फ विशेष मामलों में, वो भी डीएम की लिखित अनुमति से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई तय। अब जानिए न्यू ईयर ईव से पहले सुरक्षा पर डबल अलर्ट किस तरह है। न्यू ईयर ईव से ठीक पहले गोवा पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय प्रशासन बड़ी तैयारियों में जुट गया है। भीड़ वाले सभी क्लबों और बीच जोन्स में फायर सेफ्टी ऑडिट दोबारा किया जा रहा है। इमरजेंसी एग्जिट की जांच हो रही है। ओवरक्राउडिंग रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात की गई हैं। पायरो इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक फायर की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। गोवा सरकार का कहना है कि इस बार जश्न भी होगा पर सुरक्षा की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं भूली जा सकती। गोवा में हुए दर्दनाक हादसे ने साल खत्म होने से पहले एक बड़ा सबक दिया है। न्यू ईयर ईव की भीड़, नाइट लाइफ की चमक और पार्टी कल्चर को देखते हुए सरकार का यह फैसला केवल एक पाबंदी नहीं बल्कि सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। तो खबरों में आज फिलहाल इतना ही। जुड़े रहे इंडियन प्रेस हाउस के साथ इस तरह की और खबरों के लिए।